नमस्कार। मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विक्रांत यादव जी। विक्रांत भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष भाई, आपका और आपके दर्शकों का आभार। विक्रांत भाई, मोदी जी सोच रहे थे बड़ी मुश्किल से डोनाल्ड ट्रंप से पीछा छूटा, राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड आ गया, अमित शाह की पुलिस ने जंतर मंतर पे गड़बड़ कर दिया। अब लग रहा था कि कोई ट्रंप की बात नहीं करेगा, कोई एप्स्टीन फाइल की बात नहीं करेगा, कोई उनके मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बात नहीं करेगा। और एथेनॉल जो कि सबसे ज्यादा मिडिल क्लास को टच कर रहा था, या यूं कहो कि परेशान कर रहा था, उस मुद्दे का ठीकरा वो नितिन गडकरी जाने अनजाने जो है खुद वो अपने सर पर ले चुके थे। हालांकि वो सीधे तौर पर उतने ज्यादा जिम्मेदार नहीं थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप का मसला छेड़ दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो देश के मिडिल क्लास पर चीजें थोप रहे हैं 12 सालों में दूसरी बार। इससे पहले शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी ने 7 RC या 7 लोक कल्याण मार्ग पर जाकर उनको घेरने की कोशिश की थी। मनमोहन के दौर में हमने देखा था आम आदमी पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो आंदोलन था। आज अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के आवास को घेरने की कोशिश की। हालांकि दिल्ली पुलिस थोड़ी सी सख्त थी, तैयार थी। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अगर बता पाए कि आखिर क्या मुद्दा है जो अरविंद केजरीवाल जिसको लेकर वो जा रहे थे प्रधानमंत्री के आवास पर, और कई लाख लेटर वेटर भी लेकर जा रहे थे, ऐसा भी सुनने में आया। देखिए संतोष भाई, सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जो 2000 जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई थी, उससे भी पहले वाली, तो जिस तरीके के आंदोलनकारी जिस तरीके से सड़क पर उतरकर वो पहुंचते थे, वो वैसा ही माहौल अब दोबारा से करने की कोशिश की जा रही है। और दिल्ली में चूंकि सरकार जाने के बाद से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का पूरा जो गतिविधि थी वो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और बाकी लोगों को सौंप दी थी। लेकिन E20 एक ऐसा मुद्दा है जो देश भर में लोग उससे प्रभावित हैं, उससे पीड़ित हैं। सरकार भले ही लाख दलील दे, लेकिन अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, उन्होंने जो सर्वे देश भर में करवाया है उसमें निकल कर ये सामने आया है कि हर व्यक्ति इससे परेशान है। कुछ बोल पा रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। और ये एक ऐसा मुद्दा है, देखिए आप समझिए कि दो मुद्दे में अभी भी जैनजी वाला मुद्दा भी और ये E20 वाला मुद्दा भी, ये दोनों मुद्दे बिल्कुल वैसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी उसके कोर वोट बैंक के घर के अंदर तक घुसते हुए दिखाई देता है। क्योंकि जैनजी के आंदोलन में भी जो बच्चे हमें देखने को मिले या जो लोग वहां पर बच्चे आए हुए थे, उनमें से बहुतों के माता पिता, अधिसंख्यों के माता पिता भाजपा और बीजेपी के समर्थक रहे थे। E20 को लेकर जो मिडिल क्लास परेशान है, वो भी बीजेपी समर्थक वर्ग ज्यादा बड़ा है। उसके बावजूद उसमें घुसना, क्योंकि वो इस समय परेशान है लेकिन बोल नहीं पा रहे। तो इतिहास में, मैं आज सवेरे ही आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार है उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि दुनिया की बड़ी क्रांतियों में मिडिल क्लास की बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि वो एक परसेप्शन बनाते हैं। तो ये एक ऐसा मुद्दा है E20 वाला, इसमें अब अरविंद केजरीवाल सीधा सीधा प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं के इर्द गिर्द वो अपनी पूरी भूमिका बना रहे हैं। एक चीज संतोष भाई इसमें हमें समझनी पड़ेगी कि जब तक ये मुद्दा कुछ समय पहले तक हम देखें तो ऐसा लग रहा था कि नितिन गडकरी इसके केंद्र में है, आरोप के केंद्र में है। और नितिन गडकरी को इस मामले में यह भी कहा जाने लगा था मीडिया के एक सेक्शन में कि जो भी कैबिनेट फेरबदल होगा उसके बाद उस समय उनको निकाला जा सकता है, इस तरीके की चर्चाएं चलने लगी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने पहले दिन से इस मामले को जब से उठाया, उनका यह कहना है कि ये कैबिनेट का फैसला है और कैबिनेट का फैसला बिना प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रिमंडल की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता। तो ये किसी एक मंत्री का फैसला नहीं है, ये कैबिनेट के मुखिया यानी कि प्रधानमंत्री की सरपरस्ती में फैसला हुआ है, तो वो सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। और अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल इसमें डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने जोड़ा और ये कहा है कि एथेनॉल लेकर ही इस कारण आया गया है, इसके पीछे कोई भारत की विदेशी मुद्रा बचाना या फिर विदेशी मुद्रा का कम बोझ करना वो नहीं है, बल्कि ट्रंप को खुश करना है, तो ये उन्होंने बिल्कुल साफ बोला है। उनकी जो पूरी रणनीति और पूरी राजनीति है वो E20 के मुद्दे पर प्रधानमंत्री की जवाबदेही, प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी तय करने की कोशिश है। आपने बिल्कुल सही कहा विक्रांत भाई। और एक चीज तो बदल गई है पिछले 6 महीनों में। 6 महीने पहले क्या होता था कि मोदी सरकार का हर मंत्री
हर सफलता का क्रेडिट खुद को देता हुआ नजर आता था। आज क्या हो गया कि मोदी सरकार का हर मंत्री पल्ला छुड़ाता हुआ नजर आ रहा है। कई चिट्ठियां लिखी गई थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कैबिनेट की बैठकों में जो कुछ हुआ, अरविंद शायद इस चीज को अच्छी तरह से पकड़ रहे हैं। कैबिनेट की बैठकों में एथेनॉल को लेकर किसने क्या कहा, अगर ये जानकारी जिस दिन सामने आ जाएगी तो एक बड़ा चेहरा बेनकाब हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि नितिन गडकरी ने जोश और उत्साह में खुद ही आफत मोल ले ली थी। बाद में समझ में आ गया उनको कि भैया जितना तो फायदा नहीं हो रहा, उतना ज्यादा तो मैंने आफत मोल ले ली है। और इससे उनका जो मूल काम हो रहा था, क्योंकि सड़क धंस रही है, हाईवे धंस रहे हैं, वो खबरें भी चीजें निकलकर सामने आने लग गई थी। लेकिन मोदी को जो सबसे ज्यादा परेशान करता है, दर्शकों को मैं सुना दूं, अरविंद केजरीवाल ट्रंप ने के खुद जो है दबाव में एक मोदी जी वीडियो डाला है। ये मैं एक बार पहले सुना अमेरिका देता से, हूं दर्शकों को, दर्शक इसको सुन ले। दोस्तों, ट्रंप के दबाव में मोदी जी अमेरिका से इथेनॉल खरीद रहे हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा इथेनॉल बनाने वाला देश है, लेकिन उनके देश में खपत नहीं है। जो इथेनॉल बनता है वो एक तरह से कूड़े में चला जाता है। तो ट्रंप ने दबाव डाला है मोदी जी के ऊपर कि आप अमेरिका का इथेनॉल खरीदिए। तो ट्रंप के सामने मोदी जी की चलती नहीं है। तो इस साल $2.5 बिलियन का 1 बिलियन लीटर्स इथेनॉल 5 बिलियन लीटर्स इथेनॉल अमेरिका से खरीदने की तैयारी है, और वो सारा आपकी गाड़ियों में ठूसा जाएगा। तो ट्रंप की गुलामी की वजह से आज हमारी 30 करोड़ के करीब गाड़ियां हैं, लगभग 22 करोड़ तो टू व्हीलर हैं, 8 करोड़ कार हैं जो इथेनॉल इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन उनमें इथेनॉल का पेट्रोल जबरदस्ती डाला जा रहा है। अभी हम सब लोग जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए, उनको बताने के लिए कि आप ये सब मत कीजिए। बाहर 100 के करीब लोग खड़े हैं जो विक्टिम। ये विक्रांत भाई जो कहा अरविंद केजरीवाल ने, 30 करोड़ के लगभग गाड़ियां, 30 करोड़ के लगभग गाड़ियां, मोटे तौर पर अगर हम मान भी ले तो 17 से 18 करोड़ या 16 करोड़ मान लिया, आधा भी मान लेते तो 15-16 करोड़ परिवार। और 15-16 करोड़ परिवार का मतलब है इंटू 4 कर दे तो 60 करोड़ मतदाता। ये वैसा मामला है जो अरविंद केजरीवाल ने शायद उस तरह से नब्ज पकड़ ली है जैसे उन्होंने शीला दीक्षित के टाइम में कांग्रेस की नब्ज पकड़ ली थी, और पूरा एक तरह से परसेप्शन हो गया था। और आपने आशुतोष जी का जिक्र किया, ये बिल्कुल सही बात है कि मिडिल क्लास लड़ाई में खुद नहीं उतरता, वो सशस्त्र क्रांति नहीं कर सकता, लेकिन वो परसेप्शन बनाकर लोकतांत्रिक तरीके से आपको हटने के लिए मजबूर कर सकता है या आपके विरुद्ध एक बड़ी ताकत खड़ी कर सकता है। क्या ये 60 करोड़ लोग जो प्रभावित होंगे, अरविंद केजरीवाल ने जो पकड़ लिया है, ये कितना ज्यादा मोदी को हट करेगा? हालांकि आज वो प्रधानमंत्री आवास जाना चाह रहे थे, उनको रास्ते में रोक दिया गया। 2 लाख से ज्यादा लोगों के पत्र लेकर जा रहे थे, उन्होंने इवन ऑटोमोबाइल कंपनियों को भी पत्र लिखा है। लगातार वो हर तरीके से मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। इस मुद्दे को वो कितना ज्यादा मुश्किल बना सकते हैं मोदी के लिए, और कितना ज्यादा वो मिडिल क्लास तक अपनी बात को रख पाएंगे, कितना ज्यादा वो भरोसा जगा पाएंगे कि वो उनकी लड़ाई लड़ने को तैयार। संतोष भाई देखिए, अब से कुछ समय पहले तक हम लोग अपने अड़ोस पड़ोस जहां भी दोस्तों में, परिचितों में, जहां भी आप देखिए, आप अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में व्यक्तिगत तौर पर अगर किसी तरह की कोई बात या उनके किसी फैसले को लेकर कोई बात कहते थे तो लोग बड़ा एकदम आक्रामक, उग्र तरीके से विरोध करते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से ये चीज पीछे हुई है। अब लोग उस तरीके से, उग्र तरीके से आपका विरोध नहीं करते। इवन कि मैं आपको क्या बताऊं कि एकदम मिडिल क्लास लोगों में जो 20 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ है उसको लेकर के एक बड़ा रोष है लोगों में, और उनका ये कहना है कि हमारे बच्चों पर लाठियां नहीं चलाई जानी चाहिए थी। वो किसी भी परिस्थिति में चली, लेकिन लाठियां नहीं चलनी चाहिए थी। तो वो भी बीजेपी के एकदम कोर वोटर के मन में ये सवाल उठा है, उनके बीच में चर्चा होने लगी है। और प्रधानमंत्री जो आधी रात को रील बना रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है। प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि उनके वोटर्स के पास ये सवाल उठ रहे हैं, उनके जहन में सवाल उठ रहे हैं, और बांकीपुर का चुनावी नतीजा इस तरह के सवालों को परिलक्षित करता है, उसका उदाहरण बनता है। तो अब E20 का जो मुद्दा, आप ये समझिए कि कार जो है ना, वो हमारे आज भी भारतीय मध्यम परिवार में ना एक सपने की चीज होती है। कि मुझे आज भी अपनी पहली कार बड़ी अच्छी से याद है कि किस तरीके से पहली कार ली, कैसे उसे चलाया। और हर घर में, हर मिडिल क्लास घर में पहली कार को लेकर या अपनी कार को लेकर कई तरह के सपने, कई तरह की चीजें, कई तरह की चाहते होती है हर घर की। उसके साथ हम अपनी नई कार लेकर आते हैं तो बाकायदा उसकी पूजा होती है, उस पर
धागा बांधा जाता है, रक्षा सूत्र बांधा जाता है, तो घर के सदस्य की तरह भारतीय घरों में अपने वाहन को रखा जाता है। तो एक तरह से अरविंद केजरीवाल मिडिल क्लास वोट बैंक को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एथनॉल का फैसला है ये किसी इस कारण से नहीं लिया गया कि आपको विदेशी मुद्रा को बचाना है या फिर भारत पर तेल संकट, भारत को खरीदने में दिक्कत है उस कारण ये फैसला लिया गया है, या फिर किसानों को कोई फायदा मिलेगा उस कारण ये फैसला लिया गया है, बल्कि ये केवल और केवल अमेरिका के फायदे के लिए किया गया है। अरविंद केजरीवाल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साख पर, उनके फैसले पर ये सीधा हमला है, और ये सीधे तौर पर इसलिए ज्यादा परेशान कर रहा है क्योंकि ये पूरा मुद्दा ही उस वोट बैंक का है जिस वोट बैंक ने कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आम तौर पर विरोध नहीं किया। वो हर फैसले में प्रधानमंत्री के साथ रहता है, लेकिन जब अपनी कार की बात आती है, जब अपने बच्चों की बात आती है, तो उस वर्ग में भी विरोध का स्वर उठता है। और इसी कारण अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे को पकड़ा हुआ है। आप देखिए पिछले काफी समय से वो लगातार ये बात कर रहे हैं। और एक चीज जिसको हम सबको बड़ा ध्यान से देखना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में लगातार प्रधानमंत्री, क्योंकि कैबिनेट के मुखिया वो हैं, उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं। मैं तो ये भी कहूंगा कि एक तरह से नितिन गडकरी को अभिदान भी है कि अब वो उनके हटने की संभावनाएं अगर कोई थी, क्योंकि इस तरह की खबरें चल रही थी कि उनको भी बदला जा सकता है नए कैबिनेट फेरबदल में। मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसा उनके साथ कोई हो सकेगा। तो अब ये पूरी तरीके से मामला अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की कोशिश यही है कि इसको केवल प्रधानमंत्री के फैसले से जोड़ा जाए। और कल आप देखिए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी कोई ज्यादा बयान उनके सामने नहीं आ रहे। उन्होंने कोशिश जरूर की थी, सरकार ने कार कंपनियों और मोटर कंपनियों के प्रतिनिधियों को बुलाकर, लेकिन उसमें भी अरविंद केजरीवाल ने एक पेच पकड़ा और उन कंपनियों को ये लेटर लिखकर दे दिया कि आप मुझे रिटर्न में दीजिए कि अगर किसी की गाड़ी खराब होती है या उस पर कोई असर पड़ता है तो उसको आप किस तरीके से उसकी खराबी ठीक करेंगे, उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। अब लिखित में कैसे दे दें ये मोटर कंपनियां। तो एक तरह से अरविंद केजरीवाल जिस लेवल की राजनीति पुरानी करते थे वो वहीं पर उसी तरीके से वो फंसाने वाली राजनीति और उसमें वो एक बार फिर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही कारण है कि अभी तक उन्होंने जो लेटर लिखा था कंपनियों का, उसके बारे में कोई सीधा जवाब या उस तरीके का जवाब नहीं दे सकते कि उनका सीधा सवाल यह था कि क्या E20 कंपैटिबल है पहले वाली गाड़ियों में भी। तो कंपनियां अगर कंपैटिबल हैं तो सीधा कहें कि हाँ कंपैटिबल है और इसकी सारी गारंटी हम लेंगे, तो ये लेना मुश्किल है। तो इस कारण यहाँ पर मामला फंसा हुआ है और निश्चित तौर पर राजनीतिक मामला है। और चूंकि प्रधानमंत्री इस समय जेनजी का एक झटका बीजेपी को प्रधानमंत्री को मिला है, तो इस समय पर उन पर E20 का बोझ लाद देना तो कहीं ना कहीं वो फंसाएगा तो जरूर मामला। बिल्कुल विक्रम, मैं दर्शकों को थोड़ी सी ये खबर भी बता देता हूं कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने E20 के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकाला। हालांकि दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को और तमाम आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं को फिरोजशाह रोड पर ही रोक दिया था। इसके बाद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी के तमाम नेता फिरोजशाह रोड पर बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। आम आदमी पार्टी के करीब 100 नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ यह मार्च निकाला गया था और 2,30,000, यह आम आदमी पार्टी का दावा है कि 2,30,000 जो है वो लोगों की याचिकाएं उन्होंने जुटाई। खुद केजरीवाल ने दावा किया कि E20 के खिलाफ 2 लाख से ज्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, जिन्हें वो खुद प्रधानमंत्री को सौंपना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। अब पुलिस के जरिए ये चिट्ठियां उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भिजवा दी है। केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को संदेशा भिजवाया था, मिलने का समय मांगा था, उनको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे मिलेंगे, लेकिन वो मुलाकात की नहीं, इसके बजाय पुलिस लगा दी गई। यहां तक कि आम आदमी पार्टी अब ये दावा कर रही है या आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि इथेनॉल को रोकने के लिए, E20 को रोकने के लिए अब नीट से भी बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। और जो केजरीवाल ने कहा उसको दर्शकों को मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि अमेरिका का कचरा खरीद कर हमारी 30 लाख गाड़ियों पर थोपा जा रहा है। एक वो दौर था जब खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर नहीं थे, अमेरिका जानवरों के खाने वाला गेहूं हमें भेजता था और हमारे यहाँ के इंसान उसको खाया करते थे। इंदिरा गांधी और तमाम उस समय का एक दौर, हरित क्रांति हुई, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गए। एथेनॉल की उतनी जरूरत शायद है नहीं, जिस तरह के तमाम जो एक्सपेरिमेंट निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये थोपा जा रहा है। केजरीवाल कह रहे हैं ट्रंप को खुश करने के लिए, और जब ट्रंप को खुश करने वाली बात आती है तो राहुल गांधी के वो एप्स्टीन फाइल वाली बात याद आ जाती है,
हरदीप सिंह पुरी का नाम याद आ जाता है, एप्स्टीन फाइल में जिनका नाम था। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ जाती है। लेकिन दर्शकों को बता दूं थोड़ा सा, विक्रांत भाई जो है, न्यायपालिका को इन्होंने लंबे समय तक कवर किया, आंदोलन इन्होंने बहुत सारे कवर किए, अन्ना आंदोलन, अरविंद केजरीवाल, रामदेव आंदोलन, और 4 और 5 जून की आधी रात को जब दिल्ली पुलिस ने रामदेव के जो लोग इकट्ठा किए गए थे, वो लोग कार्यकर्ता नहीं थे, वो स्टॉकिस्ट थे जो दुकान चलाते थे, इसलिए पहली फुर्सत में भाग लिए वो। अगर वो कार्यकर्ता होते तो शायद उनको उठाने की हिम्मत ना कर पाती दिल्ली पुलिस, क्योंकि अन्ना हजारे को उठाने की हिम्मत नहीं कर पाई थी। तो उस आधी रात को भी उस समय मौजूद थे जब दिल्ली पुलिस किस तरह से लाठियां बरसा रही थी, वो तमाम चीजें थी। विक्रांत भाई, एक सवाल जो लोगों के दिमाग में आ रहा है, प्रशांत किशोर ने पटना में एक तरह से बिल्कुल बेपर्दा करके रख दिया। चंदा राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड का अखिलेश यादव ने जबरदस्त मुद्दा बनाकर रखा हुआ है। और जिस तरह से जंतर मंतर पर हुआ, और अमेरिका के सामने जिस तरह से सरेंडर की बात है, अडानी का मसला है, राहुल गांधी इसको एक मुद्दा बनाकर घेर रहे हैं, ऐसा घेर रखे हैं कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चलिए मोदी जी तो हमेशा ऐसे मौकों पर डिफेंसिव हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, अमित शाह पहली बार गायब है, जो उनके स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स के बिल्कुल उलट है। और एथेनॉल के मामले में अरविंद केजरीवाल घेरते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है, मैं अगर अरविंद केजरीवाल के शब्दों में कहूं तो सब मिले हुए हैं जी, ये सारे विपक्षी दल मिलकर मोदी और शाह के लिए सारे दरवाजे बंद कर दे रहे हैं कि बचने का, भागने का कोई रास्ता भी उनको ना मिले। देखिए संतोष भाई, अभी कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल का जब नतीजा आया था और बीजेपी बम बम हो गई थी, और देश समय ऐसा लग रहा था कि बीजेपी का अश्वमेध का घोड़ा जो है पूरे देश को जीत चुका है, और उसके बाद जिस तरीके से राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ की गई, तो ये ऐसी ऐसी राजनीतिक पार्टियां बन गई जिनका कोई नाम लेवा नहीं था, और उसके 20-20 सांसद हो गए। तो ऐसा लग रहा था कि इस बार का जो मानसून सत्र होगा उसमें बीजेपी विपक्ष को एकदम नेस्तनाबूद कर देगी, और जो बिल वो लेकर आना चाहेगी वो बिल आएगा, और बीजेपी अपनी ताकत के बल पर, अपने जो उसके हाउस में ताकत है उसके बल पर उसे पारित करवा लेगी। आज संसद का 12वां दिन है, आज 12वां दिन है, और प्रधान बाहर जो मकर द्वार है वहां पर विपक्ष लगातार वो पोस्टर लेकर खड़ा है कि अमित शाह कहां है, वो सदन में क्यों नहीं आ रहे हैं। गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को विपक्ष एकदम घेर रहा है। तो राजनीति में ना समय बहुत बड़ी चीज होती है। कुछ समय पहले तक ऐसा लग रहा था कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होगा और सरकार, सत्ता पक्ष उन्हें नेस्तनाबूद करते हुए दिखाई दे रहा था। अब देखिए कि कुछ ऐसा नहीं बदला है, लेकिन जो मुद्दे आए, क्योंकि इस बीच में राम मंदिर का मुद्दा आया, राम मंदिर का मुद्दा ऐसा था जो सीधा सीधा भाजपा सनातन प्रेमियों के, हर सनातन प्रेमी को उससे दुख हुआ कि मंदिर के चढ़ावे से कैसे चोरी हो सकती है। उसके बाद आया नीट का मुद्दा। नीट के मुद्दे में भी मिडिल क्लास, हर परिवार के बच्चे वहां पर इस समय पेपर लीक या किसी भी तरह की जो शिक्षा में गड़बड़ियां हैं उससे परेशान है, तो हर घर उससे मामले से परेशान था, उन पर लाठियां चली, वो गुस्सा लोगों के अंदर। तो ऐसे में सरकार के ऊपर दिक्कतें लगातार बढ़ रही है, और विपक्ष का ये जो आक्रामक रवैया है ना, उसको यही चीजें ताकत देता है। अब ऐसे में बांकीपुर का नतीजा, और दतिया को भले ही लोग कहें कि वह तो कांग्रेस की सीट थी, मैं ये कहूंगा कि आपकी वहां पे राज्य सरकार है, उपचुनाव को जीतना राज्य सरकारों के लिए वैसे ही एडवांटेज रहता है। 70-30 का एक ऐसा कहा जाता है कि 70% अगर राज्य सरकार के जीतने की चांस है तो 30% ही अपोजिशन जीतेगा। तो इन सब चीजों को अगर हम टोटलिटी में देखें तो पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं बनी हैं जो सरकार को बैकफुट पर लाती हैं, और ये सरकार को भी मालूम है, विपक्ष को तो मालूम है। इसी कारण वो इस समय सरकार को हर तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है। जिसको संसद में मौका मिल रहा है वो संसद में घेर रहा है, जिसको सड़क पे मौका मिल रहा है वो सड़क पर घेर रहा है। लेकिन सरकार को भी मालूम है कि इस समय वो फंसी हुई है, उसके पास उन सब सवालों के जवाब नहीं है। इसी कारण ये सवाल उठता है कि 12 दिन हो गए हैं, आखिर गृह मंत्री, प्रधानमंत्री क्यों नहीं सदन में आकर ये बताते कि आखिर किसके आदेश से लाठीचार्ज हुआ था, क्यों पैलेट गन चली थी, क्या पैलेट गन चली थी, नहीं चली थी, ये सब चीजें बताएं। थोड़ा हो हल्ला हो सदन में, अगर विपक्ष सवाल उठाए सुने और उसके बाद हाउस को चलाएं, तो ये होना तो चाहिए। अब देखिए कब होता है, 12 दिन तो हो गए कि सदन नहीं चल पाया। नहीं विक्रांत भाई, आपने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, दर्शकों को बड़ी दिलचस्प जानकारी मैं दे देता हूं। पश्चिम बंगाल में जब जब सत्ता बदलती है तो दिल्ली की सत्ता भी हिलती है। 2011 में 3.5 दशक के बाद ममता बनर्जी ने लेफ्ट फ्रंट को सत्ता से बाहर हिला दिया, और जैसे ही पश्चिम बंगाल में सरकार बदली, दिल्ली में इंडिया इस्लामिक सेंटर और बाकी जगह एक नए आंदोलन की रूपरेखा तैयार होने लगी। 14 में मनमोहन सिंह बाहर हो गए। तो क्या 26 में जिस तरह से पश्चिम बंगाल में सरकार बदली और उसके बाद अचानक 56 इंच के सीने वाले मोदी कमजोर, बेबस, निरीह नजर आने लगते हैं, और जो
अलग तरह के स्टाइल की राजनीति के लिए जाने जाते हैं अमित शाह, वो डरकर इधर उधर भागते छिपते हुए नजर आते हैं। संसद भवन रोज जाते हैं, लेकिन सदन में वो जाते नहीं है। जाकर कहेंगे भी क्या? कहने के लिए उनके पास है क्या? कि दिल्ली पुलिस ने क्या किया? स्वीकार करे तो गलती, ना स्वीकार करे तो गलती। आप पार्टियां तोड़ते रहे, आपके स्पीकर साहब के साथ मिलते रहे, राज्यसभा के सभापति मिलते रहे, और कई बार हमें लगता है कि शायद जज साहब को भी थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे का मसला इतने लंबे समय तक लटकाए रखे कि जब फैसले की बारी आई, बाकियों को तो छोड़ दीजिए, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी इंसाफ तब मिला जब वो इस दुनिया से चले गए। तो ये न्यायपालिका को थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। और आपने बिल्कुल सही कहा विक्रांत भाई कि चीजें बदलती जा रही है, सरकार बैकफुट पर है। अरविंद केजरीवाल जनता का मसला उठाकर, और तमाम विपक्षी दल अपने अपने स्तर पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वास्तव में लोकतंत्र में यही होना चाहिए, जो शायद विपक्षी दल अपनी भूमिका डर कर सहम कर कुछ सालों के लिए भूल गए थे। लेकिन अब एक दूसरा खतरा भी है, प्रशांत किशोर ने बता दिया है, अगर आप लड़ोगे नहीं ना, आधे अधूरे मन से लड़ोगे तेजस्वी यादव टाइप, तो फिर विकल्प जनता ढूंढ लेगी। तमिलनाडु में उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जिसने मुख्यमंत्री बनने से पहले एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, एक भी मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया था, वो मुख्यमंत्री बन गए हैं वहां। इसी तरह के विकल्प फिर जनता को मिलेंगे अगर ये विपक्षी दल आगे की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। विक्रांत भाई, हमारे साथ शामिल होने के लिए और तमाम जानकारियों से हमारे दर्शकों को रूबरू कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत शुक्रिया।